अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अभी रिसेंटली यूट्यूब के ऊपर चलाते हुए मैं अक्सर देख रहा हूँ, रोज़ एक न्यू वीडियो अपडेट हो रही है। जैसे ब्लॉग्स बनाने वाले वो मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉग्स बना रहे होते हैं, तो उसमें अभी एक चल रहा है कि सिंध पुलिस प्रिजन में जो है इंटरव्यू किस तरह होगा, क्योंकि अभी लास्ट ही इनके रनिंग हुई थी, फिटनेस हुआ था, वो क्लियर करने के बाद जिनका फिर टेस्ट हुआ, रिटन रिटन क्वालिफाइड जिन लोगों ने किया है, अब उनका जो है ना थर्ड मरला जो है ना, थर्ड स्टेप, तीसरा मरला जो है वो है इंटरव्यू वाइवा का। उसके बाद जो है उन लोगों को ऑफर लेटर्स मिल जाएंगे। तो अक्सर वो लोग बता रहे हैं कि इंटरव्यू किस तरह होगा, कैसे सवालात और जवाब होंगे, और क्या क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, आपको क्या चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या इस तरह की चीज़ें। बहरहाल अब हर किसी का अपना एक देखने का तरीक़ेकार है, या हो सकता है उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हों तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हों, या सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए लोगों को बेवकूफ़ भी लोग बनाते रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो मैं जो है आपके साथ रियल इंटरव्यूज़ में अपीयर होने के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। बहरहाल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने फिटनेस क्लियर किया, उसके बाद ही आप क्वालिफाइड हुए रिटर्न के लिए, फिर आपने रिटर्न क्लियर किया, तभी आप वाइवा के लिए क्वालिफाइड हुए। वाइवा ऐसी चीज़ है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है पर्सनैलिटी देखी जाए। देखें, वाइवा फिज़िकल वाइवा जो है ना, जिसको कहते हैं इंटरव्यू, वाइवा इंटरव्यू, उसका पर्सपेक्शन कहने के हम कहें कि यार उसका स्कोप क्या है, वो क्यों लिया जाता है, उसकी असल वजह ये है कि आपको फिज़िकली वो लोग देखें, आपको मतलब कि ऑब्ज़र्व करें कि आप कैसे बात करते हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपको कितना नॉलेज है। ये चीज़ें होती हैं। इंटरव्यू बेसिकली वाइवा इंटरव्यू होता ही इसीलिए है कि आगे जो ऑफिसर बैठा हुआ है, जो भी है बंदा लेने वाला, वो सेटिस्फाई हो सके आपसे। उसका मतलब ये नहीं होता कि लाजमी आपसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग करना शुरू हो जाए। कायद आज़म कब पैदा हुए थे, पाकिस्तान कब बना था, सिंध के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, मे भी हो सकता पूछे, नो डाउट। लाजमी भी नहीं है कि ये पूछे। हो सकता है मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछे। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि मोबाइल फ़ोन क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, सही गलत कैसे यूज़ होता है उसका होता है, इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चनिंग होती है, लाजमी नहीं हर एक से वही चीज़ पूछें। लास्ट से लास्ट इंटरव्यूज़ में मैंने खुद सुना, जो लड़के वगैरह या लड़कियां वगैरह दे के आए इंटरव्यूज़, उनमें से किसी से पूछा गया कि करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुआ, किसी से पूछा गया कि पाकिस्तान कब बना। तो नेक्स्ट बंदे को उसने ये क्वेश्चन बताया तो उसने उसके आंसर ढूंढ के याद कर लिए। जब अंदर गए, उन्होंने पूछा दूसरा सवाल और जवाब आया दूसरा, तो समझ जाते हैं कि यार ये कितना कितना विलिंग है और कितना पढ़ा लिखा है, कितनी इसके पास नॉलेज है। तो सिंपल कुछ चीज़ें मैं शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। भाई वाइवा जो होता है, गवर्नमेंट इंटरव्यू रिटन क्लियर करने के बाद आपका सिंपल होता है। देखें, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। अब ग्रेड 5 के कांस्टेबल के लिए आपने अप्लाई किया है, तो मैट्रिक बेस पे आपने अप्लाई किया है। इतना कोई हाई फाई इसमें बात नहीं है कि आपसे हाई फाई किस्म का इंटरव्यू दिया जाए। इंटरव्यू बेसिकली होगा ऐसे आपका कि आप किसी भी ऑफिसर के सामने जाओगे, अपीयर होगे, वहाँ पर प्रेजेंट हो जाओगे। उसके बाद वो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन मांगेंगे। आपका वहाँ उस रूम के अंदर जहाँ पर वाइवा हो रहा है उसके अंदर दाखिल होना, उन लोगों से मिलना जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, जो भी ऑफिसर है, जो भी बंदा है जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, मेल हो फीमेल हो जो भी है, उससे मिलने का अंदाज़ आपका। आप कहते हैं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो ये फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो है ना आपका कैसा है, आप दरवाज़ा खोल के इन होते हैं, आप उनको सलाम करते हैं, या चुपचाप जाके खड़े हो जाते हैं कि मैं आया हूँ इंटरव्यू देने के लिए, इस तरह बात करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें नोट होती है, तो मार्किंग उसी के ऊपर होती है, लाजमी नहीं। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो इंटरव्यू दिए,
आज तक मुझसे इतने ज़्यादा टिपिकल किस्म के क्वेश्चन नहीं किए गए। मेरे से तकरीबन एक इंटरव्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए जो हुआ था रिटन के बाद वाइवा, और सबसे लंबा वाइवा था। तकरीबन तकरीबन अंदाज़न कोई 30-35 मिनट का कोई सेशन हुआ था, या 40 मिनट्स का कोई सेशन हुआ था। वो वाई स्टूडेंट्स वहाँ कैंडिडेट्स में मैं अकेला था जिसका 40 या 35, आज से तकरीबन 15 साल 10 साल पहले ही हुआ था। तो बट उसमें मेरी जॉब तो नहीं हुई, मगर इंटरव्यू मेरा सबसे लंबा हुआ था, क्योंकि इंटरव्यू जो ले रहे थे उसमें 2 ऑफिसर थे, विंग कमांडर्स, और एक उनके साथ कोई सपोर्टिंग और कोई असिस्टेंट लेवल का कोई दूसरा ऑफिसर था। तो 3 ऑफिसर थे टोटल। तो मेरा मिलने का अंदाज़ ये था कि मैं सबसे पहले उनके पास जब गया तो मैंने सबसे पहले उनको सलाम किया। जैसे होता है अमूमन होता है, हम किसी से भी मिलते हैं तो सबसे पहले हमारा यही होता है तरीक़ेकार, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हूँ, आप खैरियत से होंगे। तो आगे से रिप्लाई बड़ा प्यारा आता है। जब आप सलाम करते हो तो वो समझ जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ जानता है, मैनर्स हैं इसके पास, और ये ऑफिस में काम करने के लायक है, इसको पता है लोगों से मिला कैसे जाता है। क्योंकि आप कहीं पर किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते तो सबसे पहले आपको मिलना होता है। आप जब मिलते अच्छा हो ना तो आपका इम्प्रेशन सबसे ज़्यादा अच्छा जाता है। तो इसी तरह मैं उनसे अच्छे तरीके से मिला। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, मैं बैठ गया रिलैक्स होके। उन्होंने मुझसे पूछा आपका नाम क्या है। पहला क्वेश्चन ही उन्होंने ये किया कि आपका नाम क्या है, सिंपल। मैंने तो अपना नाम बताया, यार मेरा नाम शहबाज अली जरवार है। उन्होंने पूछा आप कौन सी लैंग्वेज के अंदर कंफर्टेबल फील करेंगे इंटरव्यू देने के लिए, कुछ आप अपने बारे में डिस्क्राइब करें। अगर हम बोलें कि आप इंग्लिश में, उन्होंने मुझसे कहा कि आप इंग्लिश में कुछ डिफाइन करें। तो आपके माइंड में होने चाहिए कि आपने अपने बारे में इंग्लिश में क्या क्या बताना है। जस्ट सिंपल बताना है, और सिंपल सा बताना है कि मेरा नाम शहबाज है, जिसे मैं कह रहा हूँ मेरे वालिद का नाम ये है, और मैं फ़लाँ शहर से बिलोंग करता हूँ, मैंने यहाँ पर ट्रैवल करके आया हूँ और इस इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ, इस जॉब के लिए विलिंग हूँ, जो भी है आपने XYZ सिंपल वही बताना है। उसी तरह फिर वो लोग आपसे पूछेंगे भाई आपकी तालीम कितनी है। ज़ाहिरी बात है, आपने एक कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है और वहाँ पर शो हुआ था कि भाई, लिखा हुआ था, मेंशन हुआ था कि मैट्रिक बेस्ड होना चाहिए। तो आप बताओगे भाई मैंने मैट्रिक किया हुआ है, या आप बताओगे कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है। तो फिर उनके एक और दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब आपने मैट्रिक जब बैचलर्स किया हुआ है तो आप कांस्टेबल के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, मास्टर्स किया हुआ है तो आप कांस्टेबल के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, आप असिस्टेंट के लिए करो, आप ASI के लिए करो, आप बड़ी पोजीशन के लिए करो, ग्रेड 12 14 या 16 के लिए करो, और 5 के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आपने जिस एजुकेशन के ऊपर अप्लाई किया, आप उसी एजुकेशन लेवल में ही जो है वो आंसर दें। पहली बात, सर मैंने मैट्रिक किया है, मैंने मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया है, वैसे मेरी क्वालिफ़िकेशन इतनी है, बट मैं जो है उस क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मुझे जॉब्स नहीं मिली, तभी मैं ये इस जॉब के लिए अपीयर हुआ और क्वालिफाइड करके आपके पास इंटरव्यू देने आ गया हूँ। जस्ट सिंपल, कोई घबराना नहीं है इंटरव्यू के अंदर, कभी भी घबराना नहीं है। आपको आंसर नहीं पता किसी क्वेश्चन का, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कॉन्फिडेंस के साथ क्लियरली बता दें कि आई डोंट नो, आई हैव अ नो आइडिया, दैट्स इट। वो आपसे नेक्स्ट कर लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि वो खुद देखते हैं कॉन्फिडेंस कितना है बंदे के अंदर। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, ये पूछते हैं। उसके बाद या तो कहते हैं ओके दैट्स इट फाइन आप जाएं, और कुछ भी नहीं कहते। और उसके अलावा ये हो जाता है कि कभी कभार आपसे पूछते कि आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, आपने क्या याद किया है, आप बोल देते हो ना मुंह से कि मुझे ये पढ़ा है। तो फिर उनको सवालात करने के लिए ना ज़्यादा मवाद मिलना शुरू हो जाता है। फिर वो पूछना शुरू हो जाते हैं, भाई अभी फॉरेन मिनिस्टर कौन है आपका, अभी आपका जो है सकाफ़ती मिनिस्टर कौन है, पंजाब का सकाफ़ती मिनिस्टर कौन है, सिंध का सकाफ़ती मिनिस्टर कौन है,
और उसके अलावा भाई कौन से मिनिस्टर हैं, कैबिनेट कैसे होते हैं, असेंबलीज में कितने मेंबर्स होते हैं, कौमी असेंबली और नेशनल अपना सूबाई असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं, इस तरह के सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं वो। उसके बाद पूछते हैं वज़ीर कौन है, मुशीर कौन है, इस तरह की चीज़ें पूछना शुरू हो जाते हैं। फिर वो लोग एकदम से शॉर्ट में आ जाते हैं। जैसे आपने पुलिस में अप्लाई किया है तो ज़ाहिर बात है कांस्टेबल के लिए आपने अप्लाई किया, वो पूछ सकते हैं एसएचओ का फुल एब्रीवेशन क्या है। अब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए, जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी बेसिक चीज़ें याद कर लें, वो नोट कर लें। कि वो पूछ सकते हैं एसएचओ की एब्रीवेशन क्या है, वो पूछ सकते हैं एएसआई की एब्रीवेशन क्या है, वो पूछ सकते हैं आईएसआई की एब्रीवेशन क्या है, इस तरह के एसआई की एब्रीवेशन क्या है, डीएसपी की एब्रीवेशन क्या है, एसपी की एब्रीवेशन क्या है, इस तरह की चीज़ें वो पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए, हो सकता है वो आपको कंप्यूटर के बारे में पूछ लें। मुझसे पूछा गया था कंप्यूटर्स के बारे में, क्योंकि मैंने क्लर्क के पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, तो ज़ाहिर बात है उसमें रिक्वायर्ड था, उसमें उनकी डिमांड थी कि आपको जो है बेसिक कंप्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आना चाहिए। तो उन्होंने पूछ लिया भाई आप कंप्यूटर चलाना जानते हो, मैंने बोला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आता है, बचपन से यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ फ्री का कंप्यूटर मिलता है शुरू हो जाता हूँ, ख़राब भी कर देता हूँ, बना भी देता हूँ, चलाता हूँ। उन्होंने पूछा माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर लेते हो, एमएस ऑफिस पे काम कर लेते हो, भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम कर लेते हो, मैंने कहा ओके कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपको अभी यहाँ पर बीच में कोई डायलॉग वगैरह मिस हो जाए तो सॉरी उसके लिए, बट ये है कि मुझसे पूछा गया था कि आपको अभी कंप्यूटर सेट करके देते हैं तो क्या आप चला लेंगे, मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह चला लूँगा। उन्होंने बोला चलो इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह आपको आता है, इंटरनेट यूज़ करना आता है, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट तो आजकल की बड़ी बात है। वो उस ज़माने में भी इंटरनेट जब 2010 11 12 में तो इंटरनेट इतना ज़्यादा आम जाम नहीं था बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, हर किसी की पहुंच में नहीं था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह गरीब बच्चे जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो बकरियां चराते हैं, मजदूरियां करते हैं, वो लोग भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, उनको भी अवेयरनेस है कि इंटरनेट क्या चीज़ है। तो तब इतना ज़्यादा नहीं था, मैंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता है। उन्होंने बोला ब्राउजिंग कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह चला सकते हो। मैंने उस टाइम पीरियड में ये था कि यूट्यूब बैंड था, तो मैंने उनको इन्फॉर्मेशन मुझे थी, मैंने उनको बताया कि सर यूट्यूब बिल्कुल चलता है, बट रिसेंटली जो है कुछ पॉलिसीज़ के थ्रू यूट्यूब को पाकिस्तान में बैन किया हुआ है। तो फट करके उन्होंने एक क्वेश्चन कर लिया, उनको पता चल गया कि बच्चे को कुछ ना कुछ पता है, बच्चे को क्लिक कर रहा है कि इसको चीज़ें पता हैं, इसको नॉलेज है। उन्होंने पता है क्या किया, उसमें से एक ने कहा ना कि यार मेरे बच्चे तो यूट्यूब बैंड है फिर भी यूज़ कर रहे हैं, घर पे चला रहे, मैं परेशान हूँ, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे चला रहे, तुम बोल रहे हो बैंड है वो कैसे यूज़ करें। मैंने बोला सर इंटरनेट की दुनिया है, कंप्यूटर्स की दुनिया है, ये बड़ी वसी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो यूट्यूब भाई कैसे चला लेते हैं। मैंने बताया उनको सर अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो ये चीज़ें हैं, वो अपनी आईपीज़ चेंज कर देते हैं। अगर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कंप्यूटर्स के यूज़ को जानते हैं तो वो अपनी आईपीज़ चेंज कर देते हैं, यूआरएल कोड्स चेंज कर देते हैं, प्रॉक्सीज लगा लेते हैं और उससे वो बैंड हुई हुई चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। फट करके उनको एक और क्वेश्चन याद आ गया, अच्छा आपकी तालीम कितनी है, मैंने बोला सर मेरी इंटर है। बोला नहीं तुम्हारी इंटर तालीम तो नहीं है, जबकि उन दिनों मेरी इंटर ही थी। बोला तुमने मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया है और तुमने इंटर किया हुआ है, मैं सर इंटर कर रहा हूँ, इंटर के पेपर्स दूंगा। बोला फिर जॉब क्यों करना चाहते हो ये, मैंने बोला सर मुझे ज़रूरत है, मुझे फाइनेंशियली जो है ना रिक्वायरमेंट है। बोला ठक करके दूसरे ने सवाल किए, बोला यार आप ग्रेड 7 के अंदर क्लर्क बन के बैठ जाओगे लाइफ पूरी के लिए, क्यों, जबकि आप अच्छा पढ़ लेते हो, आपको अच्छी नॉलेज है, आप और आगे के लिए अप्लाई करो। मैंने कहा सर जब पैसा नहीं होगा तो बंदा पढ़ेगा कहाँ से, तो ज़ाहिर बात है जॉब तो चाहिए, जब जॉब मिलेगी तो मैं आगे के लिए कुछ सोच पाऊँगा। ठग करके एक और क्वेश्चन आया ऊपर से, मतलब एक आंसर तो पूरा हुआ ही नहीं था, तो क्वेश्चन एक करके एकदम से फट करके क्वेश्चन आया
कह रहा आप हमारे इदारे के बारे में क्या जानते हो। तो मैंने जवाब दिया सर आपके इदारे के बारे में मैंने ये नाम पढ़ा, एडवर्टाइजमेंट देखी और अप्लाई। नहीं, हमारे इदारे में काम क्या होता है। जैसे आप पुलिस में अगर अप्लाई करो तो आपसे पूछेंगे पुलिस में काम क्या होता है। अगर आपने प्रिजन में अप्लाई किया है, प्रिजन जेल के अंदर मतलब प्रिजन में किया है, प्रिजन सिंध पुलिस में अप्लाई किया, तो सिंपल सी बात है भाई, जेल पे ड्यूटी होगी। जेल में क्या होता है, कैदियों को घुसाते हैं, जो मुजरिम होते हैं यार, जो क्रिमिनल्स होते हैं, खतरनाक किस्म के होते हैं, उनको डालते हैं, बंद करते हैं और उनको टाइट रखना होता है ताकि वो सीधे हो जाएं, इंसान बन के निकले तौबा करके। तो मैं तो किसी और डिपार्टमेंट में गया था, तो मैंने बोला जो सिंपल था वो बताया, अगला बोले फट करके दूसरे का सवाल आ गया फिर से। नहीं यार, हमारे इदारे में काम क्या होता है ये बताओ, तुम्हें ये पता होगा पूरा। मैं सर आपके इदारे में बारे में मुझे इससे ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई डिफाइन नहीं हुआ था न्यूज़पेपर के अंदर आपके इदारे के बारे में, सो मुझे इतना आइडिया नहीं। मुझे इतना आइडिया है कि ये है फेडरल से ताल्लुक़ है। टक करके एक और सर ने उठ के जवाब सवाल किया कि मैं ऐसे किसी बंदे को अपॉइंट अपने पास नहीं करूँगा जिसको मेरे इदारे के बारे में नॉलेज ना हो। और खामोश हुआ। तो मैंने भी समझ गया, मैंने बोला जॉब तो मिलनी नहीं है। मैंने भी फट करके जवाब दिया, मेरा सर जब तक कोई किसी इदारे के अंदर काम नहीं करता ना, तो उससे नॉलेज नहीं होता कि वो कौन से इदारे में क्या काम कर रहा है। फिर एक और सर ने बोला बोला नहीं, विलिंग हो, यह बात नहीं है। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि यार आप अच्छे पढ़े लिखे हो और पढ़ो, स्टडी करो, हम चाहते हैं, और आप तैयारी करो। नेक्स्ट ईयर आपके इलाके में आएंगे हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने। आप तब अप्लाई करना एज ए असिस्टेंट पोजीशन के लिए, ग्रेड 14 के अंदर या ग्रेड 12 के अंदर, अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए, तब हम आपको सेलेक्ट करेंगे। फ़िलहाल आप जा सकते हैं। मैंने तो सलाम करके उठा के आ गया भाई, और क्या कर सकता था। बाहर आने के बाद लड़के वही पूछना मुझसे शुरू हो गए, इतनी देर तुमसे इंटरव्यू लिया, क्या पूछा, कौन से सवाल पूछे। मैंने उन्हें बोला भाई कोई सवाल नहीं पूछा, सिंपल बातें जैसे होती हैं दोस्तों में, इसी तरह वो मुझसे बात कर रहे थे। तो वाइवा इंटरव्यू जब आप रिटर्न वगैरह क्लियर कर लेना, जब आपको पता है आपने रिटर्न क्लियर कर लिया, मतलब आपको इतनी नॉलेज है, आपकी इतनी अच्छी स्टडी है कि आपने रिटर्न क्लियर कर लिया, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने वाइवा में सिर्फ अपीयर होना है। वाइवा का मतलब ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल, आपका बात करने का तरीका, आप कैसे बात करते हैं, आप लोगों से कैसे मिलते हैं, आपकी क्या इम्प्रेशंस हैं, आप गुड लुकिंग है नहीं है, आपको ड्रेसिंग सेंस है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें। और सेम यही होता है प्राइवेट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी। जैसे मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ उसमें भी यही होता है। लास्ट मैंने दिया था इंटरव्यू, इतना खास कोई मुझसे उन्होंने पूछा ही नहीं था। जनरल 4 चीज़ें पूछी थी, वो तो एक चंडे को भी पता होती है। उन्होंने मेरे ड्रेसिंग सेंस देखी थी, स्टाइल देखा, लुक्स देखे, बात करने का तरीका देखा, कॉन्फिडेंस देखा। जब डीपली पूछना शुरू हुए, वो पूछा नहीं उन्होंने। जब मैं अपॉइंट हो गया, हायर हो गया, उस डिपार्टमेंट में चला भी गया, उसके बाद उनको पता चला कि यार जितना हम सोचते तुम्हें उससे ज़्यादा कहीं नॉलेज है और तुम दबा के बैठे हुए हो। मैंने बोला जितना पूछोगे उतना ही जवाब दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, इंटरव्यू के अंदर कभी भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ज़्यादा मत बताएं। जितना ज़्यादा बताएंगे और बोलेंगे ना, उतना ज़्यादा फंसेंगे, आपसे उतना ज़्यादा इंटरव्यू में लंबाई करेंगे, उसने ज़्यादा उन लोगों को क्वेश्चंस आपसे पूछने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि जितना आप बोलोगे, जितनी चीज़ें आप डिफाइन करोगे एक्स्ट्रा, उतने ज़्यादा रास्ते निकलेंगे क्वेश्चंस करने के। और जब आप बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होंगे ना, तो वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक सवाल इधर से आएगा, एक सवाल उधर से आएगा, एक सवाल फट करके उधर से आएगा, तो उसमें भी आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी तरह मेरा एक और एक्सपीरियंस रहा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो मैं क्लियर बताता हूँ भाई। वो था हैस्को के अंदर। और हैस्को ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे मैं कहता हूँ यार अन्ना व गंदा इदारा है। अगर
किसी ने हराम खाना है तो इस इदारे में जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं मिली, मैं तो कहता हूँ शुक्र है। अगर मिलती तो ईमानदारी से भाई काम करता। इस इदारे में बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, रिटायर हो गए, ईमानदारी से उन्होंने काम किया। रिटायर होने के बाद जो उन्होंने पॉलिसीज़ ली हुई थी इंश्योरेंस की, जो पेंशन के कुछ पैसे मिले थे, उनसे उन्होंने सिर्फ एक घर बना के अपने बच्चों को छत दी। उसके अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं। एक और वापडा के बंदे को देखा, ईमानदार था, आज तक किराए के घर पे रहता है। ऐसे लोग बहुत सारे देखे हैं। हाँ, तो वापडा के इदारे में जब मैंने रिटन टेस्ट दिया, रिटन आया था बहुत बड़ा, उन्होंने रिटन टेस्ट कंडक्ट किया था। उसमें अच्छे खासे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लड़के और लड़कियां अपीयर हुए, तो उनमें मैंने क्वालिफाई किया था। दूसरों ने, बहुत सारों ने किया था, मेरे दोस्तों ने भी अप्लाई किया था, मगर उन सब दोस्तों में मेरा क्वालिफाइड हुआ था। यहाँ तक कि मेरे हेल्पर भी नहीं थे, मेरे दोस्तों को हेल्पर भी मिल गए थे, उन्होंने हेल्प भी उनको कराया था क्वेश्चन आंसरिंग में, और मुझे कोई नहीं मिला। बट मैं क्वालिफाइड कर गया था और मुझे इंटरव्यू कॉल आई, लेटर। मैं गया, हैदराबाद हेस्को की ऑफिस में गया। सुबह तकरीबन उन्होंने 7 बजे हम लोगों को बुलाया था। आई थिंक 7 या 8 बजे का टाइम था, 8 बजे का टाइम था सुबह, अर्ली मॉर्निंग। और मैं सुबह के 5:30 बजे घर से निकल गया था। हैदराबाद पहुंचा, वहाँ पर मैंने इंटरव्यू के लिए अपीयर होने के लिए पहुंच गया, और इंटरव्यू कंडक्ट होना शुरू हुए थे 10 बजे के बाद। दोपहर के 1 बजे मेरे से इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। बुरी तरह थका हुआ था, नाश्ता नहीं किया हुआ था, हालत बुरी हो गई थी वैसे ही मेरी। पर पोजीशन आपको बता दूं किस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था और क्लियर करके गया था, वो था बिल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। और आई थिंक बिल डिस्ट्रीब्यूटर का स्केल भी कोई 4 या 5 इस तरह ही कोई है, और है भी मिशिगन में। आई थिंक मैट्रिक बेस्ट पे था, मैट्रिक से कम पे था, आई थिंक इस तरह ही था। क्वालिफाइड तो कर गया था, पता भी था अच्छी खासी चीज़ें। जब इंटरव्यू लेने गया, उनके पास बैठ गया इंटरव्यू देने के लिए, तो उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो। मैंने सर इतने बजे आया हूँ, फ़िलहाल शहर से आया हूँ और क्वालिफाई करके आया हूँ और विलिंग हूँ उस जॉब के लिए, क्योंकि बिल डिस्ट्रीब्यूटर का क्या, बिल डिस्ट्रीब्यूटर काम क्या है। जाहिर बात है भाई, बिल डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है। बोला सर बिल डिस्ट्रीब्यूटर होता है। बिल डिस्ट्रीब्यूटर का काम ही यही है कि बिल कलेक्ट करना ऑफिस से और कंज्यूमर तक उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको बांटना। बोला अच्छा। फट करके सवाल आना शुरू। फिलहाल मिनिस्टर का नाम बताओ। जो था उसका बताया। फिलहाल मिनिस्टर का नाम बताओ। बोलो सर नहीं पता। बोला क्यों नहीं पता। एकदम से तीसरे ने सवाल मार दिया, क्यों नहीं पता। बोला सर आए दिन तो गवर्नमेंट आए दिन चेंज होती रहती है, आए दिन मिनिस्टर्स चेंज होते रहते हैं, पता ही नहीं होता, अचानक से मिनिस्टर चेंज होता है। बोला एकदम से। एक और ने सवाल कर दिया, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। मैं सर रोज़गार का करूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़ूँगा। वो थोड़ी हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ी हूँ जो बैठ के टेबल पे चाय पी के और न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, कम से कम भी आधा घंटा उन्होंने मुझे रगड़ा, हर सवाल पे सवाल। मतलब जो सवाल का जवाब कॉन्फिडेंस से टक करके दूं, उसके ऊपर से मतलब बीच में सवाल। घुसते 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 उन्होंने मैथमेटिक्स के सवालों पे आ गए, फलां जगह पे आ गया, फलां जगह पे आ गया, फलां जगह पे आ गया। अचानक से एक ने सवाल कर दिया, 0.02% निकाल के दो। मैंने बोला सॉरी सर, मैथमेटिक्स का इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। कैलकुलेटर दे दो, निकाल के दे देता हूँ। अदरवाइज मैथमेटिक्स का इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि परसेंटेज के ये रेशो में आपको निकाल के दे सकूँ। बिल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अप्लाई किया है मैंने, अकाउंटेंट के लिए अप्लाई नहीं किया है जो इतना डिफ़िकल्ट किस्म के क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। मतलब ये मैंने उनको कहा नहीं था, आप कह मत देना। मैंने बोला सर नो, मुझे इसका आंसर नहीं पता। उन्होंने निकाल लो। मैंने बोला सर कैलकुलेटर अगर मिल जाए तो निकाल लूँगा, अदरवाइज़ मुश्किल है। तो इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो आप परेशान ना हो। जेल, प्रिजन, सिंध पुलिस में अगर आपका इंटरव्यू है तो आप प्रिपेयर हो जाओ। वेल ड्रेस्ड रहना उस दिन पे। जैसे कि बॉयज़ हैं, कोशिश करके अगर आप पहन सकते हो तो ड्रेस पैंट एंड ड्रेस शर्ट, टाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, कैजुअल।
फॉर्मल है, लगाना चाहिए लगाएं, ना लगाना चाहिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टाई बेशक ना लगाएं, साफ़ सुथरे शूज़ होने चाहिए ब्लैक या ब्राउन के अंदर, ठीक है। अगर नहीं है आपके पास, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी ड्रेसिंग ऐसी नहीं है, तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। शलवार कमीज़ साफ़ सुथरी प्लान, और उसके ऊपर सैंडल या शूज़, सैंडल या शूज़ लाजमी आपने रखने हैं, क्योंकि उससे आपका थोड़ा सा लुक अच्छा लगेगा। नंबर 2, जब भी आप इंटरव्यू रूम के अंदर दाखिल हो तो आपने बड़े इत्मीनान और आराम से जाना है और सलाम करना है। हो सके सलाम करके सिर्फ खड़े नहीं रहे, सलाम, क्योंकि आप जा रहे हैं ना, तो वो उस टाइम पे आपका कोई बड़ा ओहदे वाला बैठा हुआ अफसर नहीं होगा, वो सिंपल अफसर है। आप एक सिविलियन हो, वहाँ पर जॉब के लिए गए हो, तो आप उनसे हाथ मिला सकते हैं। आपको सलूट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं खड़े हुए हैं सर सलूट करना शुरू हो जाए, नहीं, अस्सलाम वालेकुम ऐसे भी नहीं करना। आपने रिलैक्स होकर जाना है और आगे बढ़ के टेबल पे आगे बढ़ के उनसे मिलना है, अस्सलाम वालेकुम सर, आगे हैंड शेक के लिए आगे आपने हाथ करना है, बिल्कुल रिलैक्स। दोनों हाथ ऐसे नहीं होगा कि दोनों हाथ पकड़ के आगे कर, नहीं, रिलैक्स, एक हाथ से आगे सर। और 100% कहता हूँ, अगला बंदा आपसे हाथ मिलाएगा, सलाम आपको रिप्लाई में जवाब देगा सलाम का, और आपको बैठने के लिए कहेगा निशस्त के ऊपर, मतलब चेयर होगी कुर्सी होगी जो भी, उस पर बैठने के लिए कहेगा। फिर आपसे वो पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो आप बताना सर मेरा नाम ये है और मेरे वालिद का नाम ये है, जैसे जैसे पूछता जाए इस तरह वो क्वेश्चनिंग करता रहेगा। फिर आपसे वो एकदम से पूछेगा आपकी तालीम क्या है, आपकी तालीम क्या है, आपने वो अपनी तालीम बतानी है। हो सकता है फिर उसमें से सवालात पूछ ले वो, जो भी आप डिपार्टमेंट बताएंगे कि मैंने बैचलर्स इसमें किया है या इंटर इसमें किया है या मैट्रिक इस ग्रुप में किया है, वो उस हिसाब से आपसे क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं, आपकी वालदा क्या करती हैं, आपके भाई कितने हैं, आपकी बहनें कितनी हैं, और भाई क्या करते हैं, बहनें क्या करती हैं, और आप शादीशुदा हैं गैर शादीशुदा हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप क्या खेल खेलते हो, आपकी फ़िटनेस क्या है, आपको स्टडी लाइन क्या है आपकी, आपका अगर उठना बैठना कैसे है। मे भी हो सकता है आपके ऐसे भी सवाल कर लें कि आपकी ड्यूटी अगर पाकिस्तान के किसी और इलाके में लगा दें, सिंध के किसी और इलाके में, या पाकिस्तान से बाहर भेज दें इधर, तो आप ड्यूटी कर लोगे। इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। डरना नहीं है, रिलैक्स होकर जवाब देना है हर चीज़ का। जो आपके फादर करते हैं क्लियर बताना, सर मेरे फादर ये करते हैं। अगर वालदा अगर कोई जॉब करती हैं साथ में, गवर्नमेंट हाउस जॉब के हाउस वाइफ के साथ साथ अगर कोई जॉब वगैरह करती हैं वो बताना है, अगर नहीं तो हाउस वाइफ ही बताना है उनको। भाई कितने एजुकेटेड हैं, या तालीम हासिल कर रहे हैं, मतलब एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, या आपसे बड़े हैं, जॉब से हैं, या जॉब से नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं पर जॉब्स नहीं हैं, फारिग हैं, वो क्लियर बताना, मतलब घबराना नहीं है। रिलैक्स होके हर किस्म के सवाल का जवाब जो है ना डट के देना है, दैट्स इट। आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल उनके पास जाएगा, उसी की वो लोग उसी के मार्किंग देंगे, चेक कर लेंगे। ऑफर लेटर तो आपको 100% मिलना ही मिलना है, मैं यही बता रहा हूँ। दूसरे जितने भी लोग हैं यार अच्छा काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे ये चीज़ें बता रहे हैं लड़कों को लड़कियों को, उनको गाइडलाइन दे रहे हैं, बट ये कि यार रगड़ो भी मत, घबराए नहीं। मेरा काम है यार, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मैं उसी से शेयर कर रहा हूँ। मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए उनमें इतने ज़्यादा कोई भी टफ चीज़ नहीं थी। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि यार मीरपुर खास में रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन देखा है आपने, हाँ। पूछ सकते हैं कि मीरपुर खास के रेलवे स्टेशन के ऊपर जो पटड़ियाँ बिछी हुई हैं उनमें दो किस्म की पटड़ियाँ हैं, आपने कभी ऑब्जर्व किया है? तो मोस्टली मैंने तो किया है। एक बड़ी पटड़ी है जिस पे अप वाली ट्रेन चलती है, एक पतली पटड़ी है, उसके मुझे नाम नहीं याद, बट पतली पतली है पटड़ी है जो उस पे चलती थी स्टीम इंजन। स्टीम इंजन बहुत पुराने थे मीरपुर खास में, आज भी 5 स्टीम इंजन जो है ना खड़े हुए हैं, अबेंडेंट हुए हुए लोकू शेड के अंदर, वो चलते थे। यहाँ कराची से लेके खोखड़ा पार तक, तो 0 पॉइंट तक जाते थे।
अब वहाँ पर वो नई पटरियाँ बिछ गई हैं, उस पर नॉर्मल जो अब डीजल इंजन चलते हैं वो हैं। इस तरह के सवालात हो सकते हैं। तो मीरपुर खास के बारे में और दूसरे जितने भी शहर हैं सिंध के, पाकिस्तान के पूरे के बारे में कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी किस्म का हो सकता है। एक और चीज़ आपको बताते हुए जाऊँ, मतलब कि इस वीडियो का इख्तिताम मैं करूँगा, एक ऐसी चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आपने हर चीज़ में परफेक्ट रहना, तो आप एक चीज़ के बारे में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में। इस्लामिक स्टडीज़ ऐसी चीज़ है कि आपसे ना इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में सवालात हो सकते हैं। आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपने कुरान पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ा हुआ है, देखो लाजमी नहीं है कि हर किसी ने कुरान पाक पढ़ा हुआ है। अरबी है, अरबी हमें बाज़ दफ़ा नहीं आती, मुझे अरबी नहीं आती, पढ़ लेता हूँ मगर मुझे अरबी समझ में नहीं आती क्योंकि मेरी लैंग्वेज में नहीं है। मैंने बचपन से कभी सुनी नहीं है, मैंने सिर्फ पढ़ी है, उसके मीनिंग मुझे नहीं पता। तो इस तरह के सवालात हो सकते हैं क्योंकि वो पूछते हैं कि आपने कुरान पाक पढ़ा हुआ है। अमूमन सब नहीं पढ़ा हुआ है, सब बोलते हैं हाँ जी जी सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है। वो पूछते हैं कि आपको सूरतें याद हैं, ज़ाहिर बात है सब बोलते हैं हाँ याद है। तो आपसे दुआए कुनूत पूछा जा सकता है, अल्हम्दुल शरीफ पूछा जा सकता है, और सबसे छोटी आयत कौन सी है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद दुरूद शरीफ पूछा जा सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो इस्लामिक स्टडीज़ में लाजमी पूछी जाती हैं। अमूमन जो है ना, लड़के लड़कियां दुआए कुनूत में फंस जाते हैं क्योंकि दुआए कुनूत बाज़ दफ़ा नहीं याद होती लोगों को, बाज़ दफ़ा याद हो भी जाती है, नमाज इशा में भी पढ़ी जाती है। तो दुआए कुनूत मस्ट याद कर लें। और हाँ, एक और चीज़, कलमे कलमे लाजमी पूछे जा सकते हैं, और हो सकता है सारे कलमे पूछ लें और हो सकता है कोई एक कलमा पूछ लें। अब वो आगे वो उसके सवाल करने वाले पे डिपेंड करता है वो किस तरह के सवालात आपसे करता है। विश यू गुड लक, और भाई को दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की वीडियोस और भी शेयर करते रहेंगे आपके साथ, जिस तरह की हमें नॉलेज मिलती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़ तब के लिए।